नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब बेटे बहू ने बूढ़े पिता को किया अपमानित तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश उड़ गए। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। घर के बाहर से छुपते छुपाते दरवाज़ा खोल कुशवाहा कुशवाहा कहाँ हो। चंदू इधर उधर देखते हुए आवाज़ देता है। तभी पुकारते पुकारते चंदू आंगन में पहुंचता है। वहां भी कुशवाहा की आहट ना पाकर चारपाई पर लेट जाता है और कुछ देर तक लेटा रहता है। कुछ समय बाद अंधेरा गहरा होने को हो आता है। खुले आसमान की ओर देख रहा चंदू, कहाँ हो कुशवाहा? धीरे धीरे चंदू को आए 1 घंटा बीतने को हो आता है। तभी चंदू चारपाई से उठ अपने कदम अपने घर की ओर जाने को बढ़ाता है। तभी बाहर से होकर आंगन को आने वाले रास्ते का दरवाज़ा तेज हवा के झोंके से खुल जाता है और कुशवाहा की आत्मा चंदू के पीछे खड़ी होकर कहती है, चंदू भाई मैं आ गया। चंदू पीछे से आवाज़ सुन डर जाता है और पीछे मुड़ कहता है, भाई मार दोगे क्या? आगे से आना चाहिए ना। कुशवाहा मुस्कुराते हुए, नहीं भाई तू मेरा भाई है, बस मजाक करने का मन था। चंदू गुस्साते हुए, अबे भाई तुम भी, अच्छा पहले अपने रूप में आओ। और कहाँ थे? कुशवाहा की आत्मा ने कहा, खेतों तक गया था, बहुत मन किया। यार चंदू, मेरे खेतों को प्रधान ने अपने कब्जे में ले लिया। इतना बोल कुशवाहा कुर्सी पर बैठ जाता है। तो क्या किया जाए बताओ? पहले ये बताओ तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? चंदू ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे। मैं इंसान नहीं हूँ जो किया वादा तोड़ दूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा और जो वादा तुमसे किया है वो भी निभाऊंगा। चंदू ने कहा, तो बताओ फिर क्या करना होगा? अभी तो प्रधान को सबक सिखाना है। आज उसके घर भी गया था, लेकिन मेरे मकान और खेत के जो कागज़ प्रधान के पास होने चाहिए वो उसके पास नहीं मिले। बहुत ढूंढा, ना जाने कहाँ रखा है उसने। तो फिर तुम एक काम करो, वैसे भी लोग तुम्हें दबंग समझते हैं। अब तुम्हारे पूरी तरह से दबंग बनने का समय आ गया है। चंदू ने कहा, वो कैसे? तुम मेरे मकान और खेत पर कब्जा कर लो। अच्छा ये बताओ, बहू और पोता गए? चंदू उदास हो जाता है। बहू और पोते की बात सुनकर, हाँ यार दोनों गए। कुशवाहा ने कहा, तो सुनो, अभी की योजना यह है कि जब तुम मेरे मकान और खेत पर कब्जा करोगे तो प्रधान विरोध करेगा और अपनी दबंगई भी दिखाएगा। इसलिए मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब भी तुम पर कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर इन सबको सबक सिखाऊंगा। और इस मकान और खेत के कागज़, जब तुमसे कल कागज़ दिखाने को कहेगा तो तुम कहना वह दिखाए, और जब वह लेने जाएगा तो मैं उन कागज़ों को गायब कर दूंगा। चंदू ने कहा, ठीक है, लेकिन भाई तुम मेरे अंदर प्रवेश ना करना। मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं तुमने किसी की जान ले ली तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ठीक है, जब तुम कहना तभी। अब आज से तुम यहीं रहो और कल तक प्रधान को खबर हो जाएगी। चंदू सोचता है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, अगर मर भी गया तो बहू और पोते के लिए कुछ कर ही जाऊंगा। यही सब सोचते हुए जोश में कहता है, ठीक है कुशवाहा। और दोनों अन्य बातों और आगे की योजना में पड़ जाते हैं। तभी रात 8:30 बजे कुशवाहा ने कहा चंदू से, भूख लग रही होगी तुमको? हाँ भाई, भूख ही तो है जो समय से आ जाती है, वरना कोई पूछने भी नहीं आता। कुशवाहा कुर्सी से उठ अदृश्य होते हुए कहता है, अच्छा पहेली मत बनाओ, मैं अभी आया। कहाँ कहाँ चल दिए? तब तक आत्मा गायब हो चुकी थी। आगे चंदू कहता है, ये भी ना जाने अब कहाँ चला गया। तभी चंदू उठ अपने लेटने का प्रबंध करते हुए धूल चढ़े बिस्तरों को झाड़ते हुए, ये इस कुशवाहा के यहाँ और क्या मिल ही सकता है, इतना बोल खटिया पर बिस्तर बिछा लेट जाता है। कुछ देर बाद कुशवाहा आ जाता है। उठो चंदू भाई, देखो मैं क्या लाया हूँ, उठो। चंदू नींद में, भाई अब कल बात करेंगे, सोने दो। अबे खाना लेकर आया हूँ, उठ जा भाई। खाना का नाम लेते ही चंदू उठ जाता है और खाने की ओर देखकर, अबे भाई तू कहाँ से ले आया? प्रधान के घर से। चंदू पन्नी खोल, वह पनीर तुम गजब हो भाई, लो तुम भी खा लो। कुशवाहा उदास हो जाता है, नहीं भाई मैं अब जिंदा कहाँ रहा। चंदू खाना छोड़, सॉरी यार, चुपचाप खाओ, मैं दुखी नहीं हुआ, कुशवाहा मुस्कुरा कर कहता है। चंदू कुशवाहा को हंसता हुआ देख खाने पर टूट पड़ता है। प्रधान को चंदू के बारे में पता चल जाता है और सुबह अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ कुशवाहा के घर पहुंचते हैं। इधर चंदू भी दूसरे गांव से 10 आदमी बुला चुका होता है।
प्रधान दरवाज़ा खटखटाते हुए चंदू चंदू बाहर निकल। चंदू अपने 10 साथियों के साथ बाहर आता है और कुशवाहा कुएं के पास सीढ़ियों पर बैठा होता है। प्रधान गुस्साते हुए आक्रामकता के साथ, ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। चंदू ने कहा, यह घर मेरा है, आप यहाँ से निकलिए, और यह घर आपका है तो उसका प्रूफ दिखाओ, कोई कागज़ तो होगा ना, वरना चलते बनो। चंदू ने कहा। प्रधान चिल्लाते हुए कहता है, तू साला मुझसे बहस करेगा, तेरी यह औकात है। इधर जीने पर बैठा कुशवाहा तुरंत प्रधान की पैंट खोल देता है। प्रधान जी जल्दी से पैंट संभालते हैं, बाकी अन्य हंस पड़ते हैं। तभी प्रधान अपने एक साथी से कहते हैं, जाओ घर से पहले कागज़ ले आओ, ना मिले तो भाभी को पता है। प्रधान के साथ आया हुआ वह व्यक्ति घर पर कागज़ लेने चला जाता है। कुशवाहा भी उसके साथ पीछे पीछे चल देता है, और जैसे ही प्रधान के उस सेवक को कागज़ मिल जाता है, वैसे ही कुशवाहा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुशवाहा की आत्मा के प्रवेश करते ही उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह व्यक्ति उस आत्मा के वश में हो जाता है, और आत्मा उस कागज़ को उससे रास्ते में फाड़ कर फिकवा देती है, और कुशवाहा की आत्मा उस स्थान पर पहुँच उस व्यक्ति में से निकल जाती है। निकलते ही वह व्यक्ति रमेश सकबक रह जाता है। रमेश, पन्नी से कागज़ निकाल, इस चंदू को दो, मैं इसे एक पल के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रधान कहता है। रमेश पन्नी खोलते ही परेशान होते हुए पन्नी के अंदर कागज़ ढूंढने लगता है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। कागज़ निकालो, क्या कर रहे हो, प्रधान ने कहा। प्रधान जी, मैंने कागज़ अपने हाथों से इसमें डाला था, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। प्रधान खुद देखने लगता है, लेकिन पन्नी खाली। तभी प्रधान जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, साले चूतिया, नशे में था जो गिरा आया, जा देख कहाँ गिरा के आया है, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। रमेश कागज़ ढूंढने के लिए वापस भागता है। इधर कुएं पर बैठा चंदू, प्रधान जी आप भी जाओ, अब कागज़ नहीं मिलेगा। तभी प्रधान गुस्साते हुए, तुम ये चमचे लेकर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा प्रधान जी, कितने का खेत और मकान खरीदा था, चंदू ने कहा। तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं? चंदू ने कहा, फर्जी कागज़ से गरीब इंसान का मकान और खेत कब्जा लिया। कुशवाहा का लड़का तो रोएगा, और तुम भी। अभी भी समय है, वरना तड़प तड़प के मरोगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा। सारे कर्मों की सज़ा यहीं मिलेगी, गुनाह कबूल कर लो। अब रुक, पुलिस ही तुम्हें बताएगी। इतना बोल प्रधान पुलिस को फ़ोन लगा देता है। चंदू यह सुनकर डर जाता है। तभी बगल में बैठा कुशवाहा कहता है, अब तुम देखो मेरा कमाल। कुशवाहा प्रधान के अंदर प्रवेश कर जाता है। हेलो, प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ प्रधान जी बोलिए, आप कहाँ हैं? कुशवाहा जी के घर पर आ सकते हैं, जिसने अभी आत्महत्या की थी। हाँ, मैं आपके गांव के पास ही हूँ, आता हूँ। चंदू सोच में डूबा, अब ये कुशवाहा क्या करना चाहता है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। इधर भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। दरोगा गाड़ी से उतरते ही भीड़ को हटाते हुए, हटो हटो, चलो सब लोग यहाँ से। हाँ प्रधान जी बताइए। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कुशवाहा की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने और कुशवाहा के लड़के ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मकान और खेत के फर्जी कागज़ बनवाए, और फिर मैंने कुशवाहा के लड़के से सब कुछ क्रय कर लिया। चंदू प्रधान के मुंह से यह सब बात सुन समझ जाता है कि कुशवाहा की आत्मा यह सब करा रही है। प्रधान जी, आप अपने होशो हवास में हैं और बिना किसी दबाव के कह रहे हैं, दरोगा ने कहा। प्रधान ने कहा, मुझसे कोई जोर जबरदस्ती क्यों करेगा, मैं तो बस अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपको थाने चलना होगा। तभी प्रधान का दूसरा सेवक प्रधान के पास आता है और कहता है, प्रधान जी आप क्या कह रहे हैं, होश में आइए, क्या हुआ है आपको? मेरी आज आँख खुल गई है, मैं वही कह रहा हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे पहले करना चाहिए था। मैंने गलत किया है तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। इतना बोलते ही पुलिस वाले प्रधान को जीप में बैठाकर थाने ले जाते हैं। प्रधान के बयान के हिसाब से पुलिस की एक टीम कुशवाहा के बेटे अनंत को पकड़ने चली जाती है। कुशवाहा का बेटा अनंत अपने घर पर मौजूद होता है, जिसे समस्त घटना के बारे में बताकर कि आप लोगों ने फर्जी तरीके से किस तरह कागजात तैयार किए और कोर्ट को भी गुमराह किया है, साथ ही अपने पिता को विवश किया आत्महत्या के लिए। आपके खिलाफ हमारे थाने में केस दर्ज किया जा चुका है, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार कर थाने ले जाना होगा। और पुलिस अनंत को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। सभी के थाने पहुंचते ही अनंत पुलिस वालों से बता रहा होता है।
सर, मैंने कोई भी फर्जी तरीके से कागज़ तैयार नहीं किए हैं। यह कोर्ट का आर्डर है जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि उक्त गांव का मकान और खेत प्रधान को बेच दिया गया है, जिस पर मेरे पिताजी के साइन थे। फिर आप ही बताइए कैसे मैंने गलत कागज़ तैयार किए। प्रधान मुस्कुराते हुए कहता है, आनंद झूठ मत बोलो, साफ साफ बता दो, मैंने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। किस तरह उस वकील की मदद से हम लोगों ने फर्जी कागज़ तैयार किए थे और तुमने ही अपने पिता के साइन बनाकर पैसों के लालच में तुमने मुझे ज़मीन और खेत सस्ते दामों पर बेच दिया था। अनंत प्रधान को इशारा करता रहता है, क्या हो गया है आपको जो ऐसी बातें कर रहे हो। प्रधान ने कहा, कितना झूठ बोलोगे, कम से कम अपने स्वर्गवासी पिता को सोचकर ही सच बोल दो। वह देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। तभी प्रधान पुलिस वाले से कहता है, मुझे लॉकअप में बंद कर दो। दरोगा ने कहा, अरे नहीं ठीक है, आप बाहर बैठिए। नहीं, आप मुझे अंदर बंद कर दीजिए। जो नियम सभी के लिए है वह मेरे लिए भी होना चाहिए। पुलिस वाले लॉकअप में प्रधान को बंद कर देते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद कुशवाहा की आत्मा बाहर निकल आती है और प्रधान पूरी तरह सो जाता है। तभी इधर कुशवाहा की आत्मा प्रधान के अंदर से निकलकर इंस्पेक्टर के अंदर चली जाती है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, अनंत सही सही बता दो, वरना पुलिस की मार से तुम अभी अनजान हो, बहुत दर्द होगा। लेकिन अनंत बस एक ही बात दोहराता है, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। तभी पुलिस वाला अनंत का हाथ पकड़ कमरे में ले जाता है और बेल्ट से पीटना शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर कहे या कुशवाहा, जिसकी मार अनंत को बोलने पर मजबूर कर देती है। तभी अनंत गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हाँ, मैंने गलत तरीके से कागज़ बनवाए थे और अपने पिता से कपटपूर्वक या धोखे से साइन कराया था। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, आपको जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगा। इंस्पेक्टर अनंत पर साधारण सा हंसते हुए, और कितना गिरोगे तुम, पहले ही कितना गिर चुके हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की वजह से ही जान दे दी। दुष्ट तुम लोगों से अपने माता पिता की सेवा भी नहीं की जाती। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों भावुक हो रहे हैं, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। और एक बात आप भी जान लीजिए, मेरे पास कोर्ट का आर्डर है, आप कैसे उसे प्रमाणित करेंगे, जबकि कोर्ट ने खुद कहा है कि साइन व कागज़ सही है। प्लीज़ बात को समझिए और इस मामले को यहीं से रफा दफा कर दीजिए, अनंत ने कहा। यह सुन इंस्पेक्टर के अंदर कुशवाहा की आत्मा और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। तभी अनंत के बेहद करीब आकर इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, तुम्हें अपने पिता का दर्द नहीं दिखा। यह बोलते हुए अनंत की आंखों में देखता है और अनंत जैसे ही इंस्पेक्टर की खून जैसी लाल आंखों में देखता है, उसे अपने पिता की छवि दिखती है, जिसे देख तुरंत डरते हुए पीछे हड़बड़ा जाता है। तभी कुशवाहा की आधी आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर से बाहर आकर अंदर चली जाती है। यह देख डरे हुए अनंत की आंखें फटी रह जाती है और मुंह से बस इतना ही निकलता है, पापा। यह सुन कुशवाहा अपने गुस्से को शांत कर पिस्टल निकाल लेता है और आगे इंस्पेक्टर कहता है, अनंत, मैं इस इंस्पेक्टर के शरीर में आ गया हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अपनी ओर पिस्टल देख और इंस्पेक्टर की बात सुन अनंत थरथराते हुए हाथ जोड़ जान की भीख मांगते हुए कहता है, मुझे कुछ मत करना पापा, आप आत्मा बन गए हो, मुझे माफ़ कर दो। कुशवाहा की आत्मा, नालायक, मैं माफ़ करने नहीं आया हूँ, बस अगर तुमने मेरी 2 बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान लेने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने फांसी लगाकर जान दी थी। मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। किस तरह तुमने और बहू ने अपमानित किया, ताने गाली, घर के काम कराए, क्या मिला तुमको। माता पिता अपने बेटे से एक उम्मीद रखते हैं कि वह बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस उम्र में बीमार होंगे, चला नहीं जाएगा तो देखभाल करेंगे, अपने हाथों से एक गिलास पानी देंगे। तुमने यही सोचकर हम पर एहसान कर दिया होता कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में कैसे पाला होगा। तेरे बचपन में रोने पर तेरी माँ सारा काम छोड़कर तुझे चुप कराने में लग जाती थी, और तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया, तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही और बीमारी ने उसकी जान ले ली। अनंत रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, माफ़ कर दीजिए, अपनी पत्नी और बेटे के सिवा कुछ सोचा ही नहीं। इतना बोल दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए रोते फफकते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। कुशवाहा चाहता तो है कि वो अपने बेटे को संभाल ले, लेकिन अपने मन को कठोर बनाते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी हो, अब तुम्हें होश आया भी तो जब चिड़िया चुंग गई खेत। आगे कुशवाहा खुद को कठोर बनाते हुए,
इन आंसुओं से तुम मेरे इरादे को बदल नहीं सकते। उठो और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ गांव का घर और खेत चंदू के नाम करना होगा और खुद को तुम्हें कानून के हवाले भी करना होगा। कोर्ट को बताना तुमने अपने पिता को मरने के लिए मजबूर किया। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूँ। कोई भी पिता अपने बेटे की जान नहीं लेता, अनंत ने कहा। कुशवाहा जोर से हंसते हुए, बेटा पिता को मरने पर मजबूर कर सकता है तो एक पिता समाज और खुद को न्याय दिलाने के लिए यह भी नहीं कर सकता। अनंत रोते हुए इंस्पेक्टर के पैर पकड़ लेता है। पापा, माफ़ कर दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चंदू को सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जेल वाली शर्त हटा लीजिए। आपकी बहू और पोते का क्या होगा? कुशवाहा ने कहा, बहू ने भी जो किया है वह भुगतेगी, और रही पोते की बात तो उसकी माँ उसको संभाल लेगी। इसलिए केवल तुम्हें जेल जाने को बोल रहा हूँ, बहू को नहीं। जब तुम जेल में होगे तो वह तुम्हारे लिए तड़पेगी, जैसे मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें देखने और मिलने के लिए तड़पते थे। तब मुझे न्याय मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अनंत आंसू पोंछ खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा की शांति के लिए करना होगा। आप इंस्पेक्टर का शरीर छोड़ दो, मैं बयान दे देता हूँ। कुशवाहा अपने मन में, बेटा काश यह ज्ञान तुमको पहले आ गया होता तो आज तुम्हें जेल न जाना पड़ता। मैं तो दूसरे जन्म में चला जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदगी भर मुझे याद करोगे। यही सब सोचते हुए कुशवाहा पुलिस वाले का शरीर छोड़ देता है। तभी पुलिस वाला खुद को कमरे में देख सोचता है, मैं यहाँ कैसे? तभी उसे याद आता है, वो अनंत से बोलता है, अपने पिता के जिंदा में ही तुमने फर्जी दस्तखत कर संपत्ति बेच दी। और इतना बोल हाथ में ली बेल्ट इंस्पेक्टर अनंत पर मारने के लिए तान देता है। वैसे ही अनंत कहता है, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा हूँ। और पुलिस वाला अनंत को लेकर ऑफिस में आते हैं। इधर प्रधान को होश आ चुका होता है और वह बार बार कह रहा होता है, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? तभी इंस्पेक्टर प्रधान से कहता है, आपने ही तो कबूल किया था तो लेकर आए हैं। तभी कुशवाहा की आत्मा प्रधान के अंदर चली जाती है और प्रधान सर पर हाथ रख कहता है, हाँ हाँ, मैंने गलत किया था। अनंत अकेले में प्रधान से कहता है, वकील का क्या होगा अब? प्रधान कहता है, अब मैं उससे ही बदला लेने जा रहा हूँ। तभी पुलिस वाले प्रधान और अनंत का बयान लिख दोनों को हथकड़ी लगा जेल ले जाते हैं। साइन हो जाने के बाद कुशवाहा प्रधान का शरीर छोड़ देता है और बाहर आ जाता है। चंदू कहता है, माफ़ कर दो अपने बेटे को। कुशवाहा की आंखें मानो ऐसी लग रही हो जैसे कोई बहुत रोना चाह रहा हो। तभी कहता है, अगर यह मेरा बेटा ना होता और यदि कोई और होता तब भी तो मैं यही करता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ वकील साहब से बदला लेने, और आज से मेरा खेत और घर तुम्हारा है, और अपने पोते को भी सेना में भेजना। चंदू जब तक कुशवाहा से कुछ कहता है तब तक आत्मा वहां से गायब हो चुकी होती है। वकील साहब अपने कमरे में होते हैं, तभी बाहर से एक धीमी सी दर्द के साथ आवाज आती है। इस अजनबी सी दर्द भरी आवाज सुन खान साहब सोच में पड़ जाते हैं, कौन हो सकता है? और कमरे से बाहर आ बड़े से हॉल में झांकते हुए, कौन? कोई दिखता नहीं, आजकल मेरे कान भी। तभी अपनी बेगम को आवाज़ दे, कहाँ हो? खाना लगा दो, काफ़ी थका हूँ, थोड़ी देर में सो जाऊँगा। फिर पत्नी, किचन से आप कमरे में चलिए, बस थोड़ी देर में आती हूँ लेकर। खान साहब अपने कमरे में चले जाते हैं और एक कानून की किताब को उठाकर बिस्तर पर पढ़ते हुए लेट जाते हैं। कुछ देर में कमरे का दरवाज़ा अचानक अपने आप जोर से बंद हो जाता है। खान साहब दरवाजे के जोर से बंद होने के डर जाते हैं और पंखा वैसे ही चलने लगता है। खान साहब मन में सोचते हैं, या अल्लाह, ये क्या है? डरे हुए से खान साहब बिस्तर पर उठ बैठते हैं और आगे सोचते हुए वैसे ही कान के बगल से एक डरावनी सी आवाज़ निकलती है, कानून में किसी को धोखा देने पर क्या सज़ा है? यह सुन तुरंत खान साहब का दिमाग काम करना बंद कर देता है और किताब छोड़ अपने पीछे देखते हुए बिस्तर से उठ खड़े होते हैं। कौन है, कौन है करते हुए धड़कनों को संभाल माथे के पसीनों को पोंछने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। खान साहब तुरंत कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं, मानो कोई बाहर से बंद किए हो। तभी खान साहब जोरों से आवाज़ देते हैं, खोलो खोलो। तभी कमरे से किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आती है। खान साहब दरवाजे की कुंडी को जोर से पकड़े हुए डरा हुआ सा चेहरा लिए इधर उधर देखते हुए, कौन, कौन हो? बोलते क्यों नहीं? सामने आओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरी जान निकल जाएगी। हंसते हुए, डर गए क्या?
मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। दरवाज़ा खुलता न देख खान साहब इधर उधर देखते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम्हें, सामने आओ, कौन हो तुम? मैं कुशवाहा, जिसका जीता हुआ मुकदमा तुमने रुपयों के लालच में हरवा दिया। मैंने तो तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का वो पैसा दिया जो बुढ़ापे के सहारे के लिए रखा था, लेकिन तुमने वैसे कितना पैसा दिया था तुमको मेरे बेटे ने? वकील साहब यह सुनते ही सोच में पड़ जाता है और रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, रुपयों के लालच में अंधा हो गया था। तुम ले लो रुपए और मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ूंगा और तुम्हें न्याय भी दिलवाऊंगा। कुशवाहा हंसते हुए, तुम मुझे न्याय दिलाओगे? वाह, वो तो तुम अब नहीं कर सकते, मैं अब जिंदा जो नहीं रहा, अब तुम्हें भी मरना होगा। वकील साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वकील ने कहा। आत्माएं माफ़ नहीं करती किसी को, बस न्याय चाहती हैं, और मुझे न्याय तब भी मिलेगा जब तुम भी अपना शरीर छोड़ दोगे। डरा हुआ खान सूख रहे गले को मुंह की लार का घूंट पीते हुए, मत मारना मुझे, मेरा परिवार है, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वाह, मेरे जीवन का क्या जो मुझे तुम लोगों के कारण छोड़ना पड़ा। आगे सोचते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। यह सुन झट से खान खड़ा हो जाता है और कहता है, बताओ, मैं करूंगा, बस मारना मत मुझे। तब फिर एक कागज़ में लिखो, मैं दानिश खान अपने क्लाइंट रामनाथ कुशवाहा के साथ छल किया। पैसों के लालच में कुशवाहा को मुकदमा हरवाने की पूरी कोशिश की और जो कागज़ मुझे कोर्ट में देने थे मैंने नहीं दिया, जिसकी वजह से कुशवाहा केस हार गया। और आगे कुशवाहा अपने बेटे से भी काफ़ी परेशान था और मेरे इस कृत्य से वो और ज़्यादा दुखी हुआ। उसकी आत्महत्या का कारण कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के घर जाऊँगा तो क्या शक्ल दिखाऊँगा, इसलिए अपनी गलती को मान पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। खान कुछ सोचते हुए कुशवाहा द्वारा बताई सारी बातों को कागज़ में लिख देता है और अंत में साइन कर बेड पर रख देता है। आगे खान कहता है, भाई मैंने सब कुछ कर दिया, अब मुझे मत मारना। कुशवाहा ने कहा, हाँ, लेकिन पुलिस को तो फ़ोन करो। तभी खान हाँ कर डेस्क की ओर मुड़ जाता है। तभी रुक कुछ सोच कहता है, तुम सामने तो आओ अपने रूप में। कुशवाहा अपने रूप में सफ़ेद से चमक रहे कपड़ों में आ जाता है। तभी खान उसे देख डेस्क पर पहुंच अपनी बंदूक निकाल लेता है और कुशवाहा से कहते हुए, तुमने मुझे चूतिया समझा था, इतना बोल 3 बार लगातार गोली चला देते हैं। तभी बंदूक से तीनों निकली गोली कुशवाहा के आर पार से निकल जाती है। उन्हीं में से कोई एक गोली दीवार से लड़ खान साहब के माथे पर जा लगती है और लगते ही बड़ा सा मुंह व फटी आंखों के साथ खान साहब अंतिम समय में या अल्लाह भी नहीं बोल लेट और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी कुशवाहा नज़दीक पहुंच मुस्कुराते हुए, बेवकूफ़, आत्मा को भी कोई मार सकता है क्या? और मृत देख कुशवाहा की आत्मा वहां से निकल चंदू से मिलने चली जाती है। इधर चंदू अपने घर पर मटके से निकाल पानी गिलास से पी रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है। चंदू ने कहा, ये लाइट भी, देश को आज़ाद हुए इतने दशक हो गए और ये लाइट 18 घंटे तो क्या 14 घंटे भी नहीं आती। इतना बोलते हुए चंदू पानी का गिलास रख दिया जलाने लगता है। तभी जैसे ही चंदू दिया को जलाता है वैसे ही रोशनी होने पर कुशवाहा सामने देख डर जाता है और तेज़ धड़कनों के साथ कहता है, तुम भी कुशवाहा ना, जान लेके ही मानोगे मेरा। हंसते हुए कुशवाहा, अरे तुम्हें कौन मार सकता है? चंदू ने कहा, अच्छा, और वकील का क्या हुआ? चलो अंदर कमरे में। और चलते हुए वकील तो खुद ही मर गया। वो कैसे? कुशवाहा चंदू को पूरी घटना बताने लगता है। अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई, समाज क्या कहेगा, बाप ने बेटे को जेल भिजवा दिया। अंत में चंदू ने दुखी भाव से कहा। कुशवाहा के कुछ न बोलने पर चंदू आगे कहता है, वैसे तुम्हारे बेटे को अपने किए का पछतावा था, माफ़ भी कर सकते थे। तभी कुशवाहा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में, मैं तुम्हारे साथ गलत करूं, फिर जब बदला लूं तो बोलो मुझे पछतावा हो रहा है। गलत करने से पहले नहीं सोचा था क्या होगा? और किस समाज की बात कर रहे हो जहां आधे जाहिल रहते हैं? भीड़ किसी को मार रही हो तो सब मारने लगते हैं बिना जाने क्या मामला है। समाज है क्या और किसने इनको अधिकार दिया ये हमें कुछ कह सके या हमारी निजी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप कर सके? जब मैं भूखा था, मेरा बेटा और बहू मेरे साथ गलत कर रहे थे तो किस समाज के लोग आए थे? क्या किसी ने इन्हें धुतकारा? कोई भी मेरी भूख मिटाने आया? कोई नहीं।
हाँ, लेकिन लोगों ने इस पर गपशप बहुत की होगी। समाज माने झंड समझे। हमें वो करना चाहिए जो न्याय की दृष्टि से सही हो। राजा भगवान चाहे जितने अच्छे हो, गालियाँ मिलती ही है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सत्य नहीं है, और मैंने जो किया है वह एकदम ठीक किया। अब मुझे न्याय मिल गया है। रही बात मेरी आत्मा की शांति की, तो वो तो नहीं। चंदू कुशवाहा के दर्द और भावुकता भरी बात सुन कहता है, सॉरी दोस्त, माफ़ करना, और मैं तुम्हारे मन की कुंठा को समझता हूँ। माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते। माँ पेट में रखती है और उसे जीवन देने के लिए कितने कष्टों को सहती है। एक पिता अच्छी परवरिश के लिए मेहनत करता है, अगर गरीब है तो भी सोचता है कि वो कैसे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जो वह खुद न कर सका उनमें ढूंढता है। लेकिन जब बच्चे उस लायक हो जाएं तो ऐसा घिनौना कृत्य जो तुम्हारे साथ किया गया क्या बीतती होगी समझ सकता हूँ। नाराज मत हो मुझसे। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कुशवाहा ने कहा, तुम्हें मेरे घर चलना होगा। वहाँ कलश में मेरी अस्थियाँ रखी हैं, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह काम तो बेटे का है। नहीं, तुम कर दो, क्योंकि अब किसी को देखना नहीं चाहता। चंदू कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम्हारी अस्थियों का विसर्जन तुम्हारा पोता करेगा। वचन से बंधा हुआ कुशवाहा कहता है, ठीक है, और अब घर व खेत तुम्हारा है, और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पोता भी मालिक है। चंदू मुस्कुरा कर बोलता है, ठीक है। अगले दिन कुशवाहा की अस्थियों को लेकर वह शहर पहुंचता है और कुशवाहा की बहू रेणुका से मिलता है। जी, आप कौन? मैं मुक्तेश्वर गांव से आया हूं कुशवाहा जी की अस्थियों को लेकर। मैं चंदू। मैं क्या करूं इन अस्थियों का? आगे भावुक होकर, मेरे पति तो जेल में हैं, आप पैसे ले लो, विसर्जित कर दो। पास में खड़ा कुशवाहा चंदू से कहता है, क्यों बेइज्जती करवाओगे? चलो तुम ही डाल दो यार। चंदू रेणुका से कहता है, इस तरह मत कीजिए, पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता। वो आपके ससुर थे और उनका सम्मान तो आपके पति से पहले होना चाहिए। भले अनंत नहीं है यहाँ, पोता तो है, वो कर सकता है। नहीं, वो नहीं छुएगा ऐसे लोगों की अस्थियां जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया हो। चंदू ने कहा, बेइज्जती अब क्या कर रही हो जब वह इस दुनिया में है ही नहीं। फिर कौन गलत था कौन अच्छा, अब वह समय भी नहीं है। अस्थियों का विसर्जन पोते के हाथ से हो जाएगा तो कुशवाहा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं भी होगा तो भी शांति मिल ही जाएगी। बस अगर वह कहीं होगा या देख रहा होगा तो उसे यह देख अच्छा लगेगा। रेणुका ने कहा, ठीक है। यह सर दर्द खत्म हो जल्दी, बड़बड़ाते हुए अंदर को जाती है और कुछ देर में रेणुका को अपने बेटे के संग चंदू के साथ गंगा नदी के पास पहुंचती है और पंडितों के माध्यम से अस्थियों का गंगा में पोते के हाथ प्रवाह करा देती है। अस्थियों का गंगा में प्रवाहित होते ही चंदू रेणुका से कहता है, तुमने अपने ससुर के साथ बहुत गलत किया। वह देखो तुम्हारे ससुर खड़े हैं। रेणुका पीछे मुड़ ससुर को देखते ही डर जाती है और अपने द्वारा किए गए ससुर के प्रति बुरे कर्मों को सोच हाथ जोड़ रोते हुए कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ गलत किया और आज भी करने जा रही थी। लेकिन कुशवाहा बिना कुछ बोले आसमान की ओर जाते हुए अंतर्लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोषियों को सजा एवं सबक के साथ साथ कुशवाहा जी को न्याय मिल चुका होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।